हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। संडे को हमारा पहला टेस्ट रहा। आज हम उस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। वो पहला टेस्ट था, इसके बाद में कंटिन्यूसली हर संडे जो है वो टेस्ट रहेंगे और हर संडे का जो टेस्ट होगा उसको हम आगे मंडे को डिस्कस करेंगे। जैसा आज कर रहे हैं वैसा वैसा हर टेस्ट को आगे आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है और बेहद बेनिफिशियल भी है। आज की इस जो टेस्ट के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें भी समझाने की कोशिश करूंगा कि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कुछ ऐसी गलतियां भी कर लेता है जिसकी वजह से उससे बाद में पछताना पड़ता है, तो वो भी इस टेस्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले हम एक बार इसको पेपर को सॉल्व कर देते हैं, फिर उसके बाद में जो जो आपको चीज़ें मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है और जो आपको समझानी चाहिए, जो जो आप गलतियां कर सकते हो एग्जाम में, उसके ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन आना और क्वेश्चन करना ये एक अलग चीज़ है, उसके प्रति एटीट्यूड कैसा रहता है क्वेश्चन के प्रति, वो समझने के लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। और कुछ चीज़ें जो जो मुझे लगता है कि बेहद ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऐप पर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे आपको ये मार्जिनल कॉस्टिंग, अगर आप इसको एक को देखोगे तो इस चैप्टर पे भी देख लीजिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब ऐसा है कि आप ये अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उस केस के अंदर आपको फिर और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन जो वो प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके, जितने तरीके से, चाहे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो, तो ये काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो आपको फिर चिंता नहीं रहेगी, फिर आप आसानी से इसको क्या कर पाओगे क्वेश्चंस। तो पहले हम टेस्ट जो है वो उससे डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको जो चीज़ें समझानी है वो मैं आपको समझाऊंगा। प्रोडक्शन कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इंक्लूड्स। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर? वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट के अंदर सारे वेरिएबल खर्चे जो वेरी करते हैं उनको। प्राइम कॉस्ट ओनली, क्या प्राइम कॉस्ट ओनली आएगा क्या? इन्होंने ओनली गलत लिख दिया, प्राइम कॉस्ट के साथ भी कुछ आएगा, जितनी भी वेरिएबल नेचर की वो सारी आएगी। तो प्राइम कॉस्ट ओनली तो आंसर नहीं बनता। अगर हम सिर्फ प्राइम कॉस्ट ओनली को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। क्लियर है? प्राइम कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ऐसा बोलते हैं क्या? प्राइम कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होता, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। और प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड, हाँ, प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड जो वो इंक्लूड होता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो लास्ट हमारा सेशन था उसके अंदर हमने क्या किया था, एक इनकम स्टेटमेंट देखा था। या फिर आपने पहला सेशन देखा होगा जिसके अंदर ए और बी की स्टोरी चली थी, उसके अंदर हमने क्या कहा था, इन दोनों का डिफरेंस बताया था। और उसके अंदर बी जो था, जो मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहा था, उसके अंदर हमने समझाया था कि वो किस तरीके से क्या क्या करता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है? सारी वेरिएबल तरीके की कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। क्लियर है? फिक्स्ड ओवरहेड नहीं आएगा तो ये भी आंसर जो है वो गलत हो गया। अगर आंसर आपका सी सही हो जाता है तो भी सी पे नहीं रुके, डी जो है उसको देखें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा हो जाता है कि डी भी सही होता है, सी भी सही होता है, तो उस केस के अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होता है वो सेलेक्ट करना होता है। तो अगर आपने क्वेश्चन में बी पे आपका आंसर मिल गया है तो भी आप सी और डी को इग्नोर ना करें, उसे जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि सी बी से ज़्यादा रिलेवेंट हो और उस केस के अंदर सी को करना पड़ जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर दो क्वेश्चन सही हो, आंसर सही हो जाते हैं, तो उस केस के अंदर आपको ये ध्यान रखना है। एंड इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, अगर सेल प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होगा? इंक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए, सेल प्राइस इंक्रीज होगा तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ सर, सेल प्राइस इंक्रीज होगा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट। तो इंक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट, नो। डिक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट, यस। डज नॉट अफेक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट, नहीं। ऑप्टिमाइज द ब्रेक इवन पॉइंट, नहीं। क्लियर? ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है कि सबसे बेस्ट है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये कभी भी सिचुएशन नहीं आती है। ए लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट, अगर किसी कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है ओवर प्रोडक्शन। क्या ओवर प्रोडक्शन की वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ सकता है क्या? नहीं। अगर किसी कंपनी का पीवी रेशियो कम है, मतलब या तो सेल प्राइस पर यूनिट कम है या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगा, चाहे वो प्रोडक्शन कितना ही ज़्यादा कर ले तो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कम रहेगा। तो ये जो है
मतलब बहुत ज़्यादा करेगा तब जाके थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो ओवर प्रोडक्शन जो है ये कोई इसका इंडिकेशन नहीं है। ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं, कैपिटलाइजेशन के बारे में बात ही नहीं करते हैं। क्या हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ऐसा कहा कि इक्विटी अगर ले से पैसा ले तो ये होगा, डेब्ट से पैसा ले तो ये होगा? नहीं, वो है जो यहाँ हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। द साउंडनेस ऑफ बिजनेस, हाँ ये सही लग रहा है। अंडर कैपिटलाइजेशन नहीं, ये तो गलत है। तो द साउंडनेस ऑफ बिजनेस जो है ये अप्रोप्रिएट आंसर है और यही हमारा आंसर रहेगा। ए फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेज, अगर फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, हिंदी मीडियम वाले जो है वो अपना पेपर जो है वो साथ में लेके बैठे। आपका पेपर जो हिंदी में अवेलेबल है तो आप उसको साथ में लेके बैठिए ताकि आपको समझ आ जाए साथ में। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर की जो समझ नहीं आए, मैं पूरा हिंदी में समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप क्या कीजिएगा, इसको साथ में लेके बैठ जाइएगा। ए फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेज वाइल द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन द कांस्टेंट। ये कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट तो जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आसानी से, क्योंकि कॉस्ट के अंदर कॉन्सेप्ट समझ आने के बाद भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे। फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है। द न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इन रिलेशन टू ओल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन विल बी, वो कह रहा है कि नया कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा। तो फिक्स कॉस्ट अगर डिक्रीज होती है तो क्या हमारे पीवी रेशियो में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, क्लास के अंदर से डिस्कस किया था, क्लियर है। वेरिएबल कॉस्ट तो ये इसने कंफ्यूज करने के लिए दिया, वो कह रहा है कि वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनचेंज हो जाएगा। लोअर गलत, हायर गलत और अनडिटरमिनेट गलत। सेल प्राइस दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट दे रखी है। सीधा देखिए कई बार जो चीजें होती है वो क्लास के अंदर ऐसा नहीं है कि जो इजी हो वही बताया जाए, कुछ चीजें हार्ड होती है लेकिन फिर भी हम बताते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमें उसमें कुछ मजा आता है। रीजन ये है कि क्योंकि वो चीज़ें बतानी जरूरी होती है स्टूडेंट्स के लिए। अब जब हम टेबल बता रहे थे तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर फॉर्मूला बता दीजिए, हम वो रट लेंगे। फॉर्मूला रटने मात्र से क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस और उसकी सही अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप उस टेबल को अच्छी तरीके से समझ चुके हो ना तो उस केस के अंदर आपके ऐसे एक भी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी, मैं कह रहा हूँ 100% कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। रीजन क्या है, क्योंकि फॉर्मूला याद करने के बाद में कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे अप्लाई करना ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमें मुझे फॉर्मूले सारे याद है लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो वो समस्या हो जाती है। ये अगर आप फॉर्मेट फॉलो करोगे तो आपको हर हाल के अंदर ये समस्या कभी भी नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हो सर? देखिए मैं ये सारे क्वेश्चन जो वो इससे करूँगा और इससे किस तरीके से आसानी से हो जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिक्स कॉस्ट दे रखा है कि 20,000 है, ये लो सर फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो है वो कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना मतलब ये 0, ये कितना हो गया 20,000, क्लियर है। क्योंकि किस में से क्या घटाएं ताकि 0 बचे सर, तो उसमें से वही अमाउंट घटाना होगा तो 20,000 आ जाएगा। सेल प्राइस 10 दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट 2 दे रखा है, ये 8 दे रखा है। एक यूनिट पे 8 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो 20,000 कमाने के लिए कितना होगा 8। अब यहाँ बिल्कुल कॉमन सेंस आप ये बातें कर सकते हो कि 20,000 कमाना, एक यूनिट पे 8 कमा रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कितनी यूनिट सेल करनी होगी 2500, क्लियर। वैल्यू में पूछ लेता तो हम क्या कर देते 2500 यूनिट 10 से गुणा कर देते। पीवी रेशियो पूछ लेता 10 2 और ये है तो सीधा ही कह देते 120 ये हो गया और 80% ये हो गया, क्लियर है। सेल्स जो है वो 25,000 है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 8,000 है, फिक्स कॉस्ट जो है वो 5,000 है। ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू, ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू है जो बताइए। देखिए वही फॉर्मूला, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। सेल्स दे रखा है 25,000, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 8,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 25,000 माइनस 8,000, ये हो गया 17,000। आपको क्या पूछा है ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू, तो ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू तो यहाँ पर नई बना दीजिए टेबल, कितना हो जाएगा ये 0। फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट दे रखा 5,000, तो रिकवर कितना करना है 5,000। पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, 17,000 का कंट्रीब्यूशन होता है 25,000 पे, तो 17,000 भाग 25,000 इंटू 100 कितना हो गया 68%। तो ये 5,000 है तो ये लिख दीजिए 100
ये कंट्रीब्यूशन होता है 68, तो ये कितना हो जाता है 32। तो वही सेम फॉर्मूला अपने पास कि ये 5000 है, ये कितने के बराबर है सर 68 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना होगा, तो 5000 डिवाइडेड बाय 68 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी देखिए मैं पूरा यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वापस नहीं समझा सकता क्योंकि ये पूरा क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर चुके हैं। आपको मैं ये क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच करने वो बता सकता हूँ। तो ये आपने पूरा क्लास के अंदर समझ रखा है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ये आप एक अगर यही रखते हैं तरीका तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद में फिक्स्ड कॉस्ट जो वो 80,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपये, सेल प्राइस जो वो 10 रुपये, टर्न ओवर रिक्वायर्ड टू फॉर ए प्रॉफिट मार्जिन टारगेट जो वो 60,000, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। सर प्रॉफिट चाहिए 60,000, फिक्स कॉस्ट कितना रिकवर करना है 80,000, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, किसमें से 80,000 घटाए ताकि 60,000 बचे, तो ये हो गया 1,40,000। वो कह रहा है सेल प्राइस जो वो 10, वेरिएबल कॉस्ट जो वो 2, तो ये कितना 8, मतलब ये 80% है। तो सेल कितना करना होगा 1,40,000 जो वो 8 के बराबर है, तो 10 के बराबर कितना होगा डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 100, 1,75,000। पीवी रेशियो कैलकुलेट करना चाहो तो पीवी रेशियो भी कर सकते हो और इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है। अगर यहाँ पीवी रेशियो लिखा होता तो आप क्या लिख देते 100, 20 ये और 80 ये, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेते। ओके सर समझ आ गई है। सेल प्राइस 25,000, प्रॉफिट जो 5,000, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैलकुलेट करना है। सर हम जानते हैं कैसे करते हैं, ये हो गया सर सेल्स वैल्यू, ये उसमें से लेस करते हैं कॉस्ट, तो ये आ जाता है प्रॉफिट। वो कह रहा है सेल जो है वो 25,000 की है, प्रॉफिट जो है वो 5,000 का है, कॉस्ट कितनी होगी 25,000 में से क्या लेस करें सर 20,000। अब वो क्या कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो मतलब कि कॉस्ट अगर 100 है तो ये कितना होगा, बस वही सेम, चूंकि 20,000 रुपये कॉस्ट होता है तो प्रॉफिट कितना होता है 5,000, इसीलिए एक होगा तो कितना होगा 5,000 भाग, समझ पा रहे हैं बात, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया 25%। क्लियर है। फॉर्म हैज ए फिक्स एक्सपेंसेज ऑफ 90,000, सेल्स जो वो 3 लाख, प्रॉफिट जो वो 60,000, पीवी रेशियो ऑफ द फॉर्म विल बी, वही वापस सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। वो क्या कह रहा है फिक्स कॉस्ट दे रखा है 90,000, ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है 60,000, ये कितना हो गया कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख, और सेल्स जो दे रखी है 3 लाख, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है सर, कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत लोगों को दिक्कत आई। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिक्कत आनी पहली बात तो जेन्युइन थी, रीजन क्या था, इसका आंसर जो गलत दिया गया। सर गलत क्यों दिया गया, क्योंकि बहुत बार बहुत से स्टूडेंट्स ने एक चीज़ जो वो गलती की, वो मैं पहले टेस्ट के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा मैंने इसका आंसर गलत दिया, लेकिन वो देना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्या होती है एग्जाम के अंदर एक चीज़ में वो हमेशा गलती कर देते हैं कि अगर क्वेश्चन का आंसर उनको नहीं ला रहा है तो फिर वो उसके अंदर अटक जाते हैं, और जब तक वो क्वेश्चन उनसे नहीं होता है तब तक वो उस क्वेश्चन को कंटिन्यूसली करते जाते हैं, और फिर उनके उस वजह से क्या होता है पेपर जो निकल जाता है, थोड़ा कम अटेंड होता है। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंपटीशन के अंदर ऐसी गलती करके आपके जो अपना खामियाजा भुगता है। तो ये मैं आपको पहले टेस्ट में समझा देना चाहता था। इस वजह से जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया वो अब इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर कितना टाइम वेस्ट किया। अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपने प्रैक्टिस की, सही से ट्राई किया, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आए, छोड़ दीजिए उसे, जिद मत कीजिएगा, आप दूसरे क्वेश्चन कर लीजिए, फिर टाइम बच जाता है तो उस केस के अंदर, और टाइम नॉर्मली बच जाता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करते हैं, तो उस केस के अंदर वापस ऐसे क्वेश्चन पे आइए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। एक आध क्वेश्चन छोड़ने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में आप फंस गए तो फिर आप समस्या में फंस जाओगे। इस वजह से मैंने जानबूझकर ये ऐसा किया कि इसका आंसर जो गलत दिया। कैसे होगा ये क्वेश्चन वो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ।
देखिए सेल्स वैल्यू है जो 1 लाख है, क्वांटिटी सोल्ड जो वो 10,000 है। तो सेल प्राइस और एग्जामिनर जो वो क्या करता है, मेनली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन पेपर के अंदर सपोज ऐसे क्वेश्चन गलत है, और आरपीएससी तो ऐसा बहुत करती है, आईबीपीएस तो फिर भी ऐसा कम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती है, वहाँ पर भी होता है। फिर वो क्या कर देते हैं, एडिशनल मार्क्स दे देते हैं, लाइक इस क्वेश्चन के एक उन्होंने एडिशनल मार्क्स दे दिए। अब एडिशनल दिया वो तो ठीक है, लेकिन जिस स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन पे 5 मिनट वेस्ट कर दिए, वो तो अल्टीमेटली नुकसान में रहा। 4 मिनट उसने दूसरे क्वेश्चन के खा लिए। समझ पा रहे हो बात? तो ये आप बेहद ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन हो रहा है तो करें, नहीं हो रहा है तो उसे एक बार कंप्यूटर के अंदर पास में लिखा आएगा मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू करके और छोड़ दीजिए उसको, और इसे अटेंड मत कीजिए। लास्ट के अंदर जब सारे क्वेश्चन हो जाएं तो मार्क फॉर रिव्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपको सारे वो जो क्वेश्चन जो जो आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, और फिर ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करो। और जहाँ तक वो आपको लगे कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू ही कर दें। पहले थ्योरी क्वेश्चन करें, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन के अंदर टाइम जो है वो औसतन कम कंज्यूम होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। तो इन चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम जो है वो ऐसा नहीं है कि आने वाला ही क्लियर करता है। समझदारी बेहद जरूरी है, अगर समझदारी आप साथ में रख रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो मैं हर टेस्ट के अंदर आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, जो आपके एग्जाम के अंदर है छोटी सी, लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ी बन सकती है। तो इन चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जितने मुझे पता है जो जो गलतियां करते हैं, इतने टाइम का जो एक्सपीरियंस मेरे पास है, और मैंने जो स्टूडेंट्स से बात की और उनसे जब पता किया कि ये गलती उन्होंने की है, वो गलती आप ना करो, उसके लिए मैं जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगा। सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए सेल प्राइस जो वो दे रखा है 1 लाख, क्वांटिटी सोल्ड दे रखा है 10,000, तो सेल प्राइस पर यूनिट कितना हो गया, 10 रुपये। ठीक है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है 30,000, बीईपी लेवल दे रखा है 60%, ब्रेक इवन पॉइंट ले रखा है 60%। इफ द सेल प्राइस एंड फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2021 की, 30,000 थी, उसमें 10% इंक्रीज होगा, मतलब कितना हो जाएगा 33,000। उसके बाद में सेल प्राइस जो वो भी इंक्रीज हो रही है 10%, तो सेल प्राइस को कैसे देखोगे, पर यूनिट की नज़र से देखोगे, फिक्स कॉस्ट को कैसे देखोगे, टोटल की नज़र से देखोगे। हमने बात भी की थी, हमने कहा भी था अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसको चांटा मारा जाए, और हमने साथ में ये भी कहा था कि शारीरिक बल का ध्यान रखें, अगर आप जिसको चांटा मारे वो आपसे शरीर के अंदर ज़्यादा शक्तिशाली है तो उसे के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। क्लियर है सर, समझ आई बात? ये हो गया 11 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कुछ बताया है क्या, नहीं बताया, तो ये कितना होगा 5 रुपये का 5 रुपये होगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 2021 के अंदर, सर 2021 के अंदर कंट्रीब्यूशन जो 6 रुपये होगा। हमें क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट इन 2021 विल बी, 2021 का ब्रेक इवन पॉइंट कैसे होगा, तो वो तो बहुत आसान हो गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट चाहिए 0, फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी 33,000, तो कंट्रीब्यूशन चाहिए 33,000। एक यूनिट 11 में सेल होती है, 5 वेरिएबल कॉस्ट लगता है और 6 ये हो गया, तो एक यूनिट पे 6 रुपये का कंट्रीब्यूशन, तो 33,000 के लिए कितना हो जाएगा, 33,000 डिवाइडेड बाय 6, 5500 यूनिट्स। सर तो ये ब्रेक इवन पॉइंट्स लेवल परसेंटेज दे रखा है 60%, ये क्या, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनसे जो जो आंसर बना सकते हैं वो आंसर नहीं बनाना है। जो क्वेश्चन ने आंसर पूछा है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो जो डाटा हमें चाहिए उन डाटा को लेना है, और उसके बाद में हमें क्वेश्चन जो करना है। समझ पा रहे बात? क्वेश्चन के अंदर ये जो है बीईपी लेवल, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इसका हमें कोई खास मतलब था नहीं। क्लियर है? अगर वो 2020 के ही कुछ बात करता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह बताइए, तो फिर जरूर ये काम आता है कि भाई 1 लाख है और उसमें से 60% पे ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब 60,000 ब्रेक इवन पॉइंट का 40,000 ही है। या फिर जैसे फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखा होता, पीवी रेशियो वगैरह दे रखा होता, तो उस केस के अंदर क्या कहते हैं, सपोज 50% देता तो हम क्या करते हैं 30,000, और ये फिक्स कॉस्ट निकालते 30,000, और ये 0 होता, ये 0, और इस तरीके से 40,000 का ये 20,000 प्रॉफिट, और ये 50,000, 30,000 और 20,000। तो साथियों भाइयों ये चीज़ खास ध्यान रखिए
कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सारी यूज करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपकी रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है, BEP यूनिट 2021 क्वेश्चन का अगर मैं कहूँ, मेरे को अगर कोई पूछे कि सबसे बेहद ज़रूरी बेहद खास हिस्सा कौन सा है, तो वो ये है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये डिसाइड करता है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और उसके हिसाब से क्वेश्चन दिया जाता है। अगर इस क्वेश्चन को पूरा देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसा क्वेश्चन कोई एग्जाम के अंदर थोड़ी पूछा जाता है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये इतना इजी क्वेश्चन था। क्लियर है, समझ पा रहे बात? वैसे मैंने इसके अंदर ये जो है कुछ चीज़ें सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया था। अभी अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ तो इसका बोनस मान लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन एक्चुअली होना कितना चाहिए था, लाइक 5000, यहाँ 5500, यहाँ 6000 और ये 6500, इस तरीके का ऑप्शन होने चाहिए था और फिर 5500 जो वो सेलेक्ट होना चाहिए था। BEP यूनिट्स पूछा जाता। क्लियर, समझ पा रहे बात? कई बार क्वेश्चन क्या करता है, BEP यूनिट्स में पूछ लेता और वैल्यू में दे देता आंसर, तो फिर वैल्यू वाला हमें डिसाइड करना पड़ता है। अगर नन ऑफ द वो नहीं दे रखा है तो फिर उस तरीके से भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना होगा, वो परिस्थितियाँ जैसी होगी उसके हिसाब से आपको हैंडल करना होगा। तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मटेरियल कंट्रोल डज नॉट कवर, हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था, ये क्या 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 जो है वो कवर करता है, इसके अंदर प्रोडक्शन जो है वो नहीं होता है। मटेरियल कंट्रोल एम्स एट अचीविंग इफेक्टिव, मटेरियल कंट्रोल जो वो किसका हिस्सा है, मटेरियल मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था और नोट्स अगर आपने पढ़ लिए तब तो आप 100% सही से कर पाओगे। ये कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप नोट्स अच्छे से पढ़े तो फिर आप बहुत सही तरीके से कर पाओगे। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जो आप नोट्स के ऊपर है कि आपने नोट्स पढ़े तो ये सही होगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्लास करने मात्र से आप 100% प्रिपेयर नहीं होते। क्लास करने से आपके 70% पोर्शन कवर हो जाता है, 70 to 80%। अगर नोट्स पढ़ लेते हैं उसके साथ में तो फिर आपके 80 to 90%, और अगर आप साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं MCQ तो फिर आपकी 100% प्रिपरेशन जो वो कंप्लीट होती है। मैं ये कतई झूठ नहीं बोलूँगा किसी भी स्टूडेंट से कि मेरी क्लास पढ़ लेने के बाद उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर ऐसा कोई टीचर कहता है तो वो बिल्कुल साफ झूठ बोल रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है। क्लासेज के बाद में आपको या तो नोट्स या कोई बुक जो है वो जरूर रेफर करनी होती है, क्योंकि आपके लिए हमने नोट्स बना रखे हैं तो आप उनको रेफर कर सकते हो। तो उसके बाद में आपके ये होगा कि सारी चीज़ें आपके नज़रों में होगी, मतलब सारी चीज़ें आपकी नज़रों के आगे से जा चुकी होगी। फिर प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपकी 100% प्रिपरेशन जो वो तैयार हो जाती है। स्टोर लेजर इज मेंटेन इन द, स्टोर लेजर कहाँ मेंटेन होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, क्लास के अंदर डिस्कस किया था। इसके अंदर रीऑर्डर लेवल पूछा था कि रीऑर्डर लेवल बताना है, तो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम 75 इंटू 6 450 यूनिट्स। बिन कार्ड जो है वो क्या है, बिन कार्ड हमने क्या किया था, ऐसा बताया था आपको ये कि ये जैसे बिन कार्ड है, और फिर हमने क्या कहा था कि यहाँ जो इसके ऊपर एक कार्ड लगा होता है जिसके अंदर हम क्वांटिटी जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, क्वांटिटी डाटा होता है, जो वैल्यू जो है वो नहीं दे रखा होता है। तो ये तो है गलत, और बिन कार्ड जो है वो क्या है, उसमें वैल्यू नहीं लिखी जाती है। इसमें भी वैल्यू लिखा है तो ये भी गलत हो गया। रिकॉर्ड ऑफ लेबर अटेंडेंट, नहीं ये तो है ही नहीं, तो ये जो है वो सही है जिसमें क्वांटिटेटिव ही लिखा जाता है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फीफो मेथड से, तो देखिए भाई 50 पहले खरीदी 4 के हिसाब से, फिर आपने 100 खरीदी 5 के हिसाब से, फिर आपने 200 खरीदी 4.5 के हिसाब से। हाँ जी सर। फिर आपने क्या किया, 30 यूनिट इशू किए, तो ये इसमें से पहले 30 इशू कर दो, बाकी बची 20। फिर 150 इशू करनी है, तो ये 20 इसमें से इशू कर दी, 100 इसमें से इशू कर दी, 120 हो गई, फिर बची 30, तो 30 इसमें से इशू कर दो, तो बची 170, ये 4.5 वाले, तो 170 4.5 के हिसाब से, तो ये इनका वैल्यू हो गया 765। आसान सा क्वेश्चन था। फिर यहाँ पर लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या था, कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज। कंज्यूम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कितना प्लस परचेज कितना लेस उसमें से जो सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी, तो आपको क्लोजिंग है जो मिल जाएगा। सॉरी, ये तो हमें पहले तो क्लोजिंग कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए ओपनिंग दे रखा है 29,000,
परचेज आपने किया 2,42,000, हाँ जी सर। जो आपने सेल किया 3,20,000 का, उस पर 25% मुनाफा कमाया सेल पे, तो आपने कितने का मुनाफा कमाया? 80,000 का मुनाफा कमाया। सॉरी सॉरी सॉरी, तो जो सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी होगी भाई? समझिएगा, 3,20,000 की सेल की, लेकिन इसमें 25% तो प्रॉफिट है, तो इसका कॉस्ट कितना है? तो 3,20,000 माइनस 25%, 2,40,000। जो क्लास में भी किया था हमने क्वेश्चन, तो ये हो गया 2,40,000। तो क्लोजिंग जो वो कितना हो गया? 31,000, 31,000। तो एवरेज तो हो गया 29 और 31 का एवरेज हो गया 30,000। और कंज्यूम जो है वो कितना है? 29 का परचेज किया, 2,42 का जो है, सॉरी 29 हमारे पास ओपनिंग था, 2,42 का हमने परचेज किया, और क्लोजिंग अभी भी हमारे पास 31 पड़ा है। तो कंज्यूम जो है वो कितना हुआ? 2,40। वो वैसे यहाँ कैलकुलेट कर भी रखा है, 2,40,000। तो 2,40 डिवाइडेड बाई 30,000 करोगे तो ये 8 यूनिट 8 टाइम आ जाएगा। क्लियर है सर? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हमने पढ़ा था कि एक होता है पीरियोडिक और एक परपेचुअल। परपेचुअल के अंदर क्या क्या होता है? बिन, कार्ड और स्टोरेज है। ये अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े तब तो आप 100% कर पाओगे। क्लास के अंदर डिस्कस किया था, लेकिन कुछ पॉइंट जो वो आप नोट्स पढ़ोगे तो ही क्लियर हो पाते हैं, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो ही क्लियर हो पाते हैं। एवरेज मेथड ऑफ प्राइसिंग जो वो कहाँ काम आएगा? तो एवरेज वहाँ काम आएगा जहाँ सेल प्राइस जो ज़्यादा, सॉरी प्राइस जो वो ज़्यादा फ्लैक्चुएट होती है, वहाँ पर ये जो है वो काम आता है। यहाँ पर पूछा कैलकुलेट कीजिए एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ मटेरियल बाय फॉलोइंग ईओक्यू। अगर ईओक्यू कैलकुलेट करना है तो उस केस के अंदर हमें कैसे कैलकुलेट होगा? सॉरी, कैलकुलेट द एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगेगी अगर हम ईओक्यू को फॉलो करते हैं? तो पहले तो हमें ईओक्यू कैलकुलेट करना होगा। 2A चाहिए, ए मतलब एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड है नहीं, लेकिन एनुअल कंजम्पशन है। अब एनुअल डिमांड के बारे में कुछ दे भी नहीं रखा है, तो हमें एनुअल कंजम्पशन या एनुअल डिमांड मानना पड़ जाएगा। 45,000। देखिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके कॉन्सेप्ट जो वो सारे आने के बाद भी आप ऐसा जिद करके ना बैठ जाएं कि सर मैं तो बस वही करूँगा, जो कॉन्सेप्ट में दे रखा है वही करूँगा, ऐसा नहीं। कई बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चेंज भी करना पड़ता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वो जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट जो है वो कितना है? 10। तो ये हो गया 2 × 45,000। तो ये 300 यूनिट्स, ये जो है ये 300 यूनिट्स है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? वो कह रहा है कि देयर इज ए डिस्काउंट ऑफ 10% पर यूनिट इन केस ऑफ परचेज ऑफ 45,000 यूनिट्स इन बल्क। अगर हम 45,000 यूनिट जो है वो बल्क के अंदर खरीदते हैं, तो उस केस के अंदर हमें क्या होगा? 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और वो कह रहा है कि अगर आप ईओक्यू पे जाते हो तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो लगेगा। तो फिर आपको क्या करना होगा? ईओक्यू और एट डिस्काउंट दोनों जगह आपको क्या करनी होगी? कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। कैसे सर? परचेज प्राइस 45,000 इंटू परचेज प्राइस कितना है? 50 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 50, 22,50,000। यहाँ पर भी वैसा वैसा है, 45,000 इंटू 50 की जगह अब कितना हो जाएगा? 10% डिस्काउंट, मतलब कि 45 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका 20,25,000। क्लियर है सर? उसके बाद में ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? यहाँ पर ऑर्डर कितने करने होंगे ईओक्यू में? 45,000 डिवाइडेड बाई, एक बार में 300 मंगवाते हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे 45,000 डिवाइडेड बाई 300 कितना? 150 ऑर्डर, और एक ऑर्डर पे 10 रुपये, मतलब इंटू 10 कितना हो गया? 1,500। कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? ईओक्यू पे दोनों बराबर होते हैं, 1,500 हो जाएगा। और कैलकुलेट करना चाहो तो 300 यूनिटें खरीद रहे हो, डिवाइड बाई 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो ये 150 × 10 1,500 आ जाएगा। यहाँ पर बात करें ऑर्डर कॉस्ट, क्योंकि 45,000 पूरा का पूरा एक बार मंगवा रहे हो, तो आपको ऑर्डर तो एक ही करना होगा, और एक ऑर्डर के 10 रुपये लगते हैं, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 10 ही लगेगी। कैरिंग कॉस्ट जो है वो 45,000 मंगवा लोगे, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 × 10, तो ये हो जाएगा आपका 2,25,000।
2,25,000 प्लस 20,25,000 ये हो जाएगा आपका, और 10 रुपये एक्स्ट्रा 22,50,000 10 रुपये। और वैसा वैसे यहाँ कैलकुलेट करोगे इन दोनों का डिफरेंस जो वो 2990 आ जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा 22,53,000। कैलकुलेट करना है आपको ईओक्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। ये डिटेल आपको दे रखी है और आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो दे रखा है वो 10 पर ऑर्डर। मंथली कंजम्पशन दे रखा है। मंथली दिखते से आपकी आंखों में चुभना चाहिए, क्योंकि मंथली हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, हमारे लिए एनुअल रिलेवेंट है। हमने क्लास के अंदर कहा था ये गलती नहीं करोगे, मतलब नहीं करोगे। तो एनुअल डिमांड कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो 12 दूना 24, तो ये हो गया 24,000 यूनिट्स। क्लियर है? ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया 10 रुपये पर ऑर्डर। क्लियर है? परचेज प्राइस जो वो कितना 100 रुपये पर यूनिट है। और कैरिंग कॉस्ट जो वो कितना 5% है, तो ये परचेज प्राइस पे होता है। क्वेश्चन अगर नहीं देता है तो ये परचेज प्राइस पे माना जाता है, तो 5 रुपये। अब इस वाले केस में देखिए परचेज प्राइस चेंज होगी तो कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगी। यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट कैसी दे रखी है 10 रुपये पर यूनिट, तो परचेज प्राइस चेंज होगी तो ये चेंज नहीं होगी। सर ऐसा कहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है 5% है, तो ये परचेज प्राइस का 5% है, तो परचेज प्राइस चेंज साथ ही साथ कैरिंग कॉस्ट चेंज। लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, 10 रुपये पर यूनिट है, तो इसको परचेज प्राइस में चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब जो फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है 2 इंटू ए की जगह 24,000, ओ की जगह 10 और सी की जगह 5, तो 2 इंटू 24,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 5, और ये तो 310 आ रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबनॉर्मल कॉज ऑफ आइडल टाइम? तो अबनॉर्मल कॉज कौन सा है? टाइम टेकन बाय वर्कर टू ट्रेवल टू डिस्टेंस बिटवीन द मेन गेट ऑफ फैक्ट्री टू प्लेस ऑफ देयर वर्क। मेन गेट से लेके यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है, क्या ये हमारे एम्प्लॉय को लगता है? नहीं, पूरी बाकी दुनिया में भी जो भी जहाँ भी काम कर रहे हो एम्प्लॉय इंसान है, कहीं रजनीकांत काम नहीं कर रहे, तो सब जगह वैसा हो रहा है, तो उस केस के अंदर ये नॉर्मल है और ये सबको लगता है। टाइम लॉस्ट बिटवीन द फिनिश वन जॉब टू नेक्स्ट जॉब। एक जॉब का जब कंप्लीट होता है तो दूसरे जॉब में जाते हैं तो नॉर्मली टाइम लगता है, ये नॉर्मल में ही आता है। टाइम स्पेंड टू मीट देयर पर्सनल नीड, फूड वगैरह, खाना वगैरह, चाय वगैरह, तो ये हर कोई मजदूर लेगा, ये नॉर्मल है। मशीन ब्रेकडाउन, मशीन अगर ब्रेकडाउन हो जाती है तो ये एबनॉर्मल नेचर है। कैलकुलेट करना है आपको लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं और छोटा क्वेश्चन देख के उसे आसान मानना नहीं। समझ आ रही बात? हमारे अपने यहाँ पर एक कहावत है, बड़ा देख के भिड़ना नहीं और छोटा देख के छोटा देख के भिड़ना नहीं और बड़ा देख के डरना नहीं। तो वैसा वैसा है कि बड़ा देख के डरना नहीं। अब ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसके साथ कुछ बातें समझाने के लिए जरूर दे रहे हैं, और ये होता है। अब ये क्वेश्चन बड़ा दे रखा है, आपको लगेगा कि यार नहीं इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे पूछ रखी है वो बहुत ही आसान से पूछ रखी है। एट द बिगनिंग दे रखा है, एट द एंड दे रखा है। लेबर टर्नओवर मतलब एवरेज तो चाहिए गई, तो ये एवरेज तो कर ही दिया इनका। 5 ने लेफ्ट किया और 20 ने डिस्चार्ज किया। 75 जो है वो रिक्रूटेड ऑफ द 10 आर रिक्रूटेड ऑफ वैकेंसीज ऑफ दोज लिविंग। उसमें से 10 जो है जो गए हैं उनकी जगह आए, तो इनको क्या कहा जाएगा सर? सर इनको कहा जाएगा रिप्लेसमेंट। तो बाकी के जो 75 में से 65 है वो क्या है? रिक्रूटमेंट है। क्लियर है? आपको क्या करना है? लेबर और टर्न ओवर कैलकुलेट करना है रिप्लेसमेंट से। तो रिप्लेसमेंट आपको पता है, एवरेज आपको पता है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये 1.82% आ जाएगा। आइडल टाइम क्या है? टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन फैक्ट्री, टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन ऑफिस। नहीं ये तो नहीं है, सही है, बराबर काम चल रहा है। स्पेंड बाय ऑन देयर जॉब, जॉब पे काम कर रहे हैं, नहीं। वर्कर ऑफ देयर वर्क, जब वर्कर वर्क से ऑफ है उस वक्त उसको क्या कहा जाएगा? आइडल टाइम कहा जाएगा। सॉरी ये सही आंसर है, तो ये सही आंसर है। ओवर टाइम इज, ओवर टाइम जो वो क्या है? एक्चुअल आवर्स बीइंग मोर देन द नॉर्मल टाइम। ये पहला ही दे रखा है, बाकी वाला पढ़ लीजिए, गलत है। एक्चुअल आवर्स बीइंग, एक्चुअल आवर्स जो वो ज़्यादा है नॉर्मल टाइम से, जो नॉर्मल टाइम जितना काम करना चाहिए तो उससे ज़्यादा काम करवा रहे हो, तो उस केस के अंदर स्टैंडर्ड टाइम से नहीं होगा। और यहाँ ये एक्चुअल आवर्स जो दे रखा है ये बाकी सारे गलत है, देख लीजिए। यहाँ पर एक्चुअल जो स्टैंडर्ड टाइम से, क्या स्टैंडर्ड टाइम से कंपैरिजन होता है क्या? नहीं, नॉर्मल। जैसे 10 से 6 बजे तक का टाइम जो है वो नॉर्मल टाइम है, तो वो नॉर्मल टाइम कहलाएगा। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? 1 यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगे, तो वो क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड टाइम।
तो स्टैंडर्ड टाइम से कंपैरिजन नहीं होता, या नॉर्मल टाइम से जो वर्किंग हो रहा है 10 से 6, तो उससे ज़्यादा अगर काम करवाया जा रहा है तो वो ओवर टाइम होगा। स्टैंडर्ड आवर्स बीइंग मोर देन द एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स ज़्यादा है एक्चुअल आवर्स से, तो ये तो कोई रिलेवेंस ही नहीं है इसका ओवर टाइम के अंदर। और एक्चुअल आवर्स बीइंग लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ भी कोई रिलेवेंस नहीं है, तो इसका ये जो ये आंसर होगा। क्लियर है? तो ये आपका अल्टीमेटली टेस्ट था। 10th क्वेश्चन का अगर आप एक एडिशनल मार्क्स मान लें तो आपके 25 में से आपने जो टेस्ट दिए उसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। लिखिए कि मुझे कितने मार्क्स जो मिले, और जिन जिन लोगों ने टेस्ट दिया उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रीज़न ये है क्योंकि आपकी प्रिपरेशन जो बेहद अच्छी हो रही है, और जो जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, जो जो जिन्होंने कोर्स ले रखे हैं और मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे, तो भाई साहब पैसा देने मात्र से आपके जो है काम नहीं बैठेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको प्रैक्टिस जब करोगे अच्छे से तभी जाके आपको फ़ायदा होगा। सिर्फ कोर्स परचेज कर लिया है और अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। हमारे पास भी कोई ऐसी छड़ी नहीं है, हम सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस डायरेक्शन पे चलिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब उस डायरेक्शन पे आपको चलना पड़ेगा, हमारी बातें माननी पड़ेगी, हमारी नहीं, कोई भी आप एक जो भी आपको सही लगता है उनको एक को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उनकी बात मानिए, उनके मार्गदर्शन पे चलिए, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। समझ आ रही बात? तो अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन जो थोड़ी लूज रख रखी थी, तो वापस आप अपनी प्रिपरेशन जो अच्छे से शुरू कर दीजिए और अपना 100% दीजिए। फिर मैं लास्ट में वही बात कहना चाहूँगा जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, या तो हद कर दीजिए या बंद कर दीजिए। अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूरा एफर्ट दीजिए, जितना हो सकता है उतना एफर्ट दीजिए। क्लासेज टाइम टू टाइम अटेंड कीजिए। नोट्स क्लास के जस्ट बाद में नोट्स पढ़ लीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो बढ़ जाए, और उसके बाद में प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको आपकी प्रिपरेशन जो वो 100% हो जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए हमने जो MCQ दे रखे हैं ये आपने देखी है, ये जो है MCQ मोर देन इनफ है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो उसके बाद में आपकी प्रिपरेशन 100% हो जाएगी। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो जाएगी तो आप बेहद अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये आपको एक सैम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इनको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी एरर होने के चांसेस जो वो कम होते जाएंगे। क्लियर है? तो ये जो था ये यहाँ तक की बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें, कई बातें पसंद आई होगी, और आपकी तैयारी जो है अगर आप सही से कर रहे हैं तो उस केस के अंदर तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से करें, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन के अंदर, सीखेंगे वहाँ पर कुछ और अगर आपको ये टेस्ट और ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो कृपया करके आप अपने साथियों के साथ इसको ज़रूर साझा करें। कम से कम एक साथी के साथ तो ज़रूर ही साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, अपना टाइम जो है उसका अच्छे से मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट ही आपकी सफलता का राज है। स्टूडेंट लाइफ में आपको सिर्फ एक ही चीज़ सीखनी है, टाइम मैनेजमेंट। अगर वो अच्छे से करते हैं तो आप 100% आप अच्छा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।